Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, I am Ahmed Ali. Welcome to AA Classroom. और आज हम बहुत ही दिनों बाद एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, इट्स 46 डिग्री सेंटीग्रेड हेयर इन पेशावर। और दूसरी बात यह है कि चूँकि बहुत गर्मी है और एसी हम अफोर्ड नहीं कर सकते और फ़ैन हम ऑफ़ नहीं कर सकते, तो डेट्स वाई नॉइज़ का थोड़ा इशू होगा, लेकिन आपने बर्दाश्त करना होगा। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है मैक्सवेल्स इक्वेशन से। तो आप जानते होंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम बहुत सारे इक्वेशंस पढ़ते हैं, गॉसेस लॉ पढ़ते हैं, इस तरह एम्पेयर्स लॉ पढ़ते हैं। बहुत सारे इक्वेशंस हैं हमारे पास जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो फिनोमेनास होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो उनसे रिलेटेड हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कुछ लॉज हैं जिसको हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं वो एक बहुत ही यंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये उनके अपने डिस्कवर इक्वेशंस नहीं हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो बेसिक जो बहुत बुनियादी इक्वेशंस हैं उनको उन्होंने रीअरेंज करके 4 ऐसे इक्वेशंस बनाए हैं जिसके थ्रू हम कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को समझ सकते हैं। तो ये लेक्चर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ज़्यादातर ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। जब भी आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो उनमें अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, एमएससी कर चुके हैं, एमफिल कर चुके हैं, इवन पीएचडी के लेवल पे भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आप बीएस फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इन इक्वेशंस का समझ आना, बहुत ज़्यादा समझ ना हो, थोड़ा बहुत समझ आपको ज़रूर आना चाहिए। तो सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने से पहले ज़रूरी है कि हम कुछ 2-3 चीज़ें हैं उनको समझें। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड और एक है हमारे पास कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड कैसे कहते हैं। तो देखें, वेक्टर फील्ड को मैं इजीली आपको समझा सकता हूँ कि वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई फील्ड है, फील्ड से मुराद जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड होता है हमारे पास, या मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे सकता हूँ, विंड जो है हमारे पास, विंड, इसको हम एक वेक्टर फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि डाइवर्जेंस क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने समझना है अ फील्ड ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर फील्ड क्या है? इट इज़ अ फील्ड ऑफ वेक्टर्स। यानी लेट्स से ये मेरे पास एक फील्ड है और इसमें हर एक पॉइंट पे मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो देखें, हम हर एक पॉइंट पे हम एक वेक्टर ड्रा कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो विंड होता है, हवा हमारे पास जो होती है, तो लेट्स से मैं हर एक पॉइंट पे इस तरह पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूँ, सही है। और ये एक फील्ड ऑफ वेक्टर्स में इससे बना सकता हूँ। हर एक पॉइंट पे मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह। देखें, तो हर एक पॉइंट पे वेक्टर्स ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे पास। तो देखें, इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ वेक्टर्स। तो ये मेरे पास एक फील्ड ऑफ वेक्टर्स बन जाएगा। तो वेक्टर फील्ड बस सिंपली आपने ये याद रखना है कि हम जिस तरह हवा है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उनको हम इस तरह पॉइंट्स ड्रॉ करके उनके हर एक पॉइंट के अलोंग एक वेक्टर ड्रा करेंगे। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो वेक्टर होगा उसका जो लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो उसका हमें एंगल बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। यानी लेट्स से ये हवा की रफ्तार है, लेट्स से इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ विंड, अ फील्ड ऑफ विंड हम कह सकते हैं। हवा की जो रफ्तार है उसको हमने वेक्टर्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो वेक्टर का लेंथ होगा उसका मतलब है कि यहाँ पे अगर लेंथ कम है तो इसका मतलब है कि जो हवा की वेलोसिटी है यहाँ पे कम है। अगर यहाँ पे इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह है तो हमें पता है कि यहाँ पे हवा की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, यहाँ पे हवा की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है, यहाँ पे जो हवा की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। अगर यहाँ पे वेक्टर का लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हवा की रफ्तार ज़्यादा है, यहाँ पे हवा की स्पीड ज़्यादा है। अगर यहाँ पे लेंथ कम है वेक्टर का तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पीड कम है। तो इसी तरह वेक्टर फील्ड को सिंपली मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी है कि हम उस फील्ड में हम पॉइंट्स कंसिडर करेंगे और हर पॉइंट के अलोंग हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे, और उस वेक्टर का लेंथ और डायरेक्शन हमें बताएगा कि
इस विंड की जो एक वेक्टर हमें बताएगा कि यहाँ इस पॉइंट पे स्पीड कितना है, डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे स्पीड कितना है और डायरेक्शन उसकी क्या है। तो इसलिए सिंपली हम इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर फील्ड, इट इज़ अ वेक्टर फील्ड। अब देखें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एंड व्हाट इज़ अ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। अब इसके कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। इसको कर्ल को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर्ल, सही है। इसको दो नाम देते हैं, इसको या हम कह सकते हैं नेबला या इसको हम कह सकते हैं डेल। तो ये दो नेम होते हैं इसके। अब ये मैथमेटिकली किस चीज़ के इक्वल है, तो इस पे फिर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हमने इसको फिजिकली मीनिंग इसकी समझनी है। तो मैं इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख भी सकता हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैक्सवेल्स इक्वेशंस के लिए इसको फिजिकली थोड़ा बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल इक्वेशन को हम इस तरह नहीं। तो अगर आप डेल्टा के साथ या नेबला के साथ क्रॉस को देखेंगे और इसके सामने जो भी आएगा वो एक वेक्टर होगा। लेट से एक वेक्टर फील्ड है एफ, एक वेक्टर फील्ड है एफ, इसका मतलब है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। इसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा और नेबला ऑफ लेट से एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब ये याद रखें कि दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द नेबला वेक्टर। इसको हम कह सकते हैं वेक्टर, इट इज एन ऑपरेटर। और एफ जो है हमारे पास ये एक वेक्टर फील्ड है। तो इससे हमें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट से हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इससे हमें रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, अगेन उसको मैं नहीं लिख रहा, अगर आप चाहते हैं तो उस पर एक सेपरेट वीडियो हम फिर बनाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ वेक्टर फील्ड कन्वर्जेस और डाइवर्जेस फ्रॉम अ पॉइंट इन द क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। देखें, अगर आप दरिया के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए हैं और वहाँ पे आपने लेट से साडस्ट जो हमारे पास होता है, जो आरी से जब हम किसी लकड़ी को काटते हैं उससे हमारे पास एक डस्ट सा बन जाता है। अगर आपके पास वो डस्ट है और आप दरिया के किनारे चले जाएं और आप उस डस्ट को एक पॉइंट आप कंसिडर करें उस सी में और उस पर आप वो डस्ट डाल लें, और अगर आपको ये महसूस हो कि वो डस्ट लेट से ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने उस साडस्ट को डाला है, साडस्ट, साडस्ट मीन्स जो जब हम लकड़ी को काटते हैं उससे जो उस तरह हमारे पास जो डस्ट सा निकलता है उस लकड़ी से, उसको हम कहते हैं साडस्ट। तो अगर आप उस पॉइंट पे डालेंगे और आपको ये इस तरह महसूस हो कि वो साडस्ट उस पॉइंट से इस तरह ओरिजिनेट हो रहा है, वो साडस्ट इस तरह इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। या इसको हम कह सकते हैं इट एक्ट्स लाइक अ सोर्स, यानी इस पॉइंट से ये जो वेक्टर देखें, ये जो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन मैंने की है वो साडस्ट इस तरह स्प्रेड होगा। तो इसको मैं कहूँगा इट इज़ अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेक्टर फील्ड लाइंस उस पॉइंट से डाइवर्ज हो, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर मैं उस साडस्ट को उस पॉइंट पे रखूं या उस साडस्ट को मैं डाल के और वो इस तरह करीब आ जाए, तो इसको मैं कह सकता हूँ नेगेटिव डाइवर्जेंस, और इसको हम कह सकते हैं कन्वर्जेंस। यानी अगर एक पॉइंट पे जो वेक्टर फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड आ रहे हैं, यानी इट इज कन्वर्जिंग, ये एक इस पॉइंट के करीब आ रहे हैं सारे वेक्टर्स, सो दिस इज कन्वर्जिंग, और इट इज़ अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। और अगर इस पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं तो इसको समटाइम्स आप कह सकते हैं इट इज़ सम काइंड ऑफ अ सिंक, जहाँ पे वेक्टर फील्ड लाइंस टर्मिनेट होते हैं, सो दिस इज सिंक। जहाँ से वेक्टर फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, दिस इज सोर्स। तो सिंपली आपने इसको समझना है। अब देखें, दिस इज अ पॉइंट ऑफ जीरो डाइवर्जेंस। वाई? देखें, सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से ना तो वेक्टर फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है और ना ही वेक्टर फील्ड लाइंस इस पे टर्मिनेट हो रही है। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं जितने वेक्टर फील्ड लाइंस आ रहे हैं उतने ही वेक्टर फील्ड लाइंस जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस मीन्स नेगेटिव डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है कि उस पॉइंट के अलोंग सारे वेक्टर्स उस पॉइंट पे जमा हो रहे हैं, सो दिस इज कन्वर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस। लेकिन यहाँ पे ना तो देखें, यहाँ पे ना तो ये फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ना इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस इज अ पॉइंट ऑफ जीरो डाइवर्जेंस, दिस इज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव और कन्वर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस इज सेम थिंग, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस।
तो ये चीज़ें हमने समझनी है। एंड अगेन ये जब हम किसी वेक्टर फील्ड का, हाँ रिमेंबर दिस मस्ट बी अ वेक्टर फील्ड, दिस मस्ट बी अ वेक्टर फील्ड, इस पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है, अगर आप चाहते हैं तो इस पे कर्ल और डाइवर्जेंस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके मैथमेटिकल्स फार्मूले को भी डिस्कस करेंगे और उस पर एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो फिलहाल आपने ये फिजिकल मीनिंग इसकी समझनी है कि कोई भी वेक्टर फील्ड अगर कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब है उस किसी पॉइंट से वो ओरिजिनेट हो रहा है, सो दिस इज कन्वर्जेंस। और अगर वो कन्वर्जेंस उस पॉइंट के करीब आ रहा है, सो दिस इज कन्वर्जेंस। उस पॉइंट से जा रहा है, वेक्टर फील्ड लाइंस जा रहे हैं उस पॉइंट से, सो दिस इज डाइवर्जेंस। और सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि समंदर के किनारे अगर आप एक पॉइंट सी में कंसिडर करें, उस पर साडस्ट डालें, और अगर वो उस पॉइंट से साडस्ट ओरिजिनेट हो, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सो दिस मस्ट बी एन एग्जाम्पल ऑफ, ले सकते हैं दिस इज एन एनोलॉजी, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर वो साडस करीब आ रहा है, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस। और अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वो इस तरह चल रहा है, ना वो स्प्रेड हो रहा है ना कन्वर्ज हो रहा है, बस उसी पॉइंट के अलोंग चल रहा है, सो इट मीन्स दिस इज अ पॉइंट ऑफ जीरो डाइवर्जेंस। तो इतना काफ़ी है समझना व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सिंपली कितना एक वेक्टर फील्ड एक पॉइंट से डाइवर्ज और कन्वर्ज होता है। वेक्टर फील्ड से मतलब है फील्ड ऑफ वेक्टर्स, सिंपली बस आपने ये समझना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, इट इज़ 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो थोड़ा सा शोर होगा, आपने बर्दाश्त करना होगा। अब इसके बाद आते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सो कर्ल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा क्रॉस। सो दिस इज कर्ल, डेल्टा क्रॉस इज कर्ल, एंड हियर डेल्टा डॉट वाज डाइवर्जेंस। ये एक वेक्टर, इसका जो इससे जो रिजल्टेंट आएगा जो भी होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखें कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपने व्हिर्लपूल देखा हो, अगर समुद्र में आपने ये जगह देखी हो जहाँ पे पानी इस तरह व्हिर्लिंग कर रहा होगा, जहाँ पे पानी इस तरह घूम रहा होता है, तो आपने ज़रूर ये एक्सपीरियंस अपने लाइफ में किया होगा कि इस तरह हमारे पास समुद्र में, सी में, दरिया में अगर आप गए हैं, वहाँ पे इस तरह कुछ होता है, इस तरह एक व्हिर्लिंग पूल सा होता है। अब देखें, इसको हम कह सकते हैं कर्लिंग। अगर हम उस वाटर को एक वेक्टर फील्ड कंसिडर करें, तो वो उस पॉइंट के अलोंग, अगर यहाँ पे मैं अपना पॉइंट कंसिडर करूँ, यहाँ पे अपना पॉइंट कंसिडर करूँ, तो देखें यहाँ पे ये इस तरह कर्लिंग कर रहा है। सो इसको हम कह सकते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सो दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम अ रियल लाइफ, डेली लाइफ एग्जांपल है। इसी तरह आप इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसी साडस्ट का एग्जांपल लेते हैं। उस साडस्ट को मैं किसी पॉइंट पे डालता हूँ, एक पॉइंट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है मेरे पास, और इस पॉइंट पे मैंने उस साडस्ट को डाल दिया है। अब क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो जो साडस्ट के उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह इस पॉइंट के अलोंग इस तरह ये हर एक पॉइंट के अलोंग मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है। ये क्यों इस तरह ड्रॉ किया है? चूंकि जब मैंने उन साडस्ट को इस पॉइंट पे डाला, तो उन्होंने उन साडस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने रोटेशन स्टार्ट किया। तो मैं कह सकता हूं दिस इज अ पॉइंट ऑफ कर्ल, पॉइंट ऑफ कर्ल। तो अगर क्लॉकवाइज कर्ल होगा तो डायरेक्शन सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में कर्लिंग हो रहा है उस डायरेक्शन में ये रूल क्रॉस वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम ये यूज करते हैं। सो दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ कर्ल। तो अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कि एक वेक्टर फील्ड कितना रोटेट हो रहा है, कितना रोटेशन है उसमें, सो इट गिव्स अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ये हमें कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड बताता है। एंड रिमेंबर, जब भी कोई वेक्टर फील्ड में कर्ल होगा, रोटेशन होगा, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड होगा। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, दिस मस्ट बी अ नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। यूनिफॉर्म तब होगा जब मैं उस साडस्ट को उस पॉइंट पे डालूं और उसमें कोई कर्लिंग इफेक्ट ना हो, कोई भी उसमें कर्ल पैदा ना हो, तो उसको मैं कहूँगा यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। लेकिन ये यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, चूंकि इट इज़ रोटेशनल। अगर इररोटेशनल होगा तो उस केस में हम कहेंगे इट इज़ अ यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, और अगर ये रोटेशनल है इट मीन्स इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। सो आई थिंक दिस इज इनफ अबाउट द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। एक और चीज़ भी है, डेट इज़ द ग्रेडियंट, लेकिन चूंकि मैक्सवेल्स इक्वेशंस में उसका कुछ इतना खास लेना देना नहीं, तो इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, चूँकि ये सिर्फ मैक्सवेल्स इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने का एक बैकग्राउंड है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस को, जिनको ये उनके अपने डिस्कवरी नहीं है मैक्सवेल की, लेकिन उन्होंने पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो फेराडे लॉज हैं फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, गॉसेस लॉ है, इसी तरह एम्पेयर्स लॉ है, उनको कंबाइन करके एक बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने 4 ऐसे इक्वेशंस लिखे हैं जिससे हम कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस।
तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल इक्वेशन में जो सबसे पहले है वो है हमारे पास द गॉसेस लॉ। तो देखें ये बहुत ही कॉमन एक, इसको इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे रेगुलर जो लेक्चर्स होते हैं उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि गॉसेस लॉ कह रहा है अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो, लेट्स से हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, दिस इज अ क्लोज सरफेस, 3 डायमेंशनल सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब है 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन, यानी इसको आप एक फुटबॉल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस मस्ट बी अ 3 डायमेंशनल सरफेस और वो क्लोज होना चाहिए। और इसमें हमारे पास चार्ज मौजूद हैं। तो रिमेंबर ये एक चार्ज भी हो सकता है, 2 चार्जेस भी हो सकते हैं, n चार्जेस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये एक चार्ज हो। अब गॉसेस लॉ कह रहा है कि द टोटल फ्लक्स आउट ऑफ दिस क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स आउट ऑफ दिस क्लोज सरफेस, दिस इज क्यू नेट, इज इक्वल टू, इससे जाहिर सी बात है अगर लेट से मैं इसको कंसिडर करूँ ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंपली इसको सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से जाहिर सी बात है पास होंगी। तो यहाँ पे हमें एक फ्लक्स मिलेगा। अब वो फ्लक्स कितना होगा, तो गॉसेस हमें कह रहा है वो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स वो इक्वल होगा द टोटल चार्ज इन द सरफेस डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दिस इज द परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस और एयर, और ये क्या करती है, किस तरह फील्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस और एनहांस करती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें ये एक पॉइंट है, सॉरी दिस इज नेट चार्ज, और इसको हमने एक क्लोज सरफेस में 3 डायमेंशनल सरफेस में रखा है। तो इस पॉइंट से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और हमें आउटवर्ड हमें एक फ्लक्स मिलेगा। वो फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस लॉ ने हमें गॉस जो है उन्होंने हमें कहा कि ये जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा द टोटल चार्ज इन क्लोज इनलेट सरफेस डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल चार्ज होगा इसको फिर हम डिवाइड करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज सर, ये एक छोटा सा एरिया इसको लेते हैं, फिर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं। अब इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो होगा हमारे पास DA, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा वो होगा E। तो यहाँ जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास होगा, इस पॉइंट 1 पे जो फ्लक्स होगा वो होगा E डॉट DA। इससे आएगा हमारे पास EDA cos थीटा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के दरमियान में एंगल 0 होगा तो हम कहेंगे दिस इक्वल टू EDA मैक्सिमम फ्लक्स। इसी तरह इस पॉइंट के लिए, फिर इस पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे, तो इसको हम इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, DA एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और फाइनली हम जो तमाम जो फ्लक्सेस हमारे पास आएंगे, अगर ये एक एरिया से है, ये दूसरे एरिया से हमारे पास फ्लक्स आ रहा है, तीसरे चौथे पांचवें, जब इन सारे फ्लक्सेस को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा द टोटल चार्ज इन द सरफेस इन क्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिंपली हमें कह रहा है दिस इज गॉसेस लॉ। E डॉट डी इंटीग्रल का मतलब क्या है, देखिए मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, एक होता है हमारे पास समेशन और एक होता है हमारे पास इंटीग्रल। अब ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही चीज़ें इस तरह नहीं है, लेकिन जब हम हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाए तो फिर हम समेशन को यूज़ नहीं करते, फिर इंटीग्रल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर नाउ आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जस्ट समेशन है, यानी उन सारे एलिमेंट्स के अलॉन्ग जो फ्लक्सेस होंगे उनको अगर हम ऐड करेंगे, और इस सर्कल का मतलब ये है कि जो सरफेस होगा वो क्लोज्ड होगा और जो इससे टोटल फ्लक्स हमें मिलेगा वो इतना होगा। अब इसको हम कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, और इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो देखिए डिफरेंशियल फॉर्म में अब देखिए डाइवर्जेंस आ चुका है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब रो क्या चीज़ है, तो देखिए रो को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें कि जब कभी हमारे पास चार्ज 0 होगा, किसी सरफेस के अंदर चार्ज 0 होगा, तो यहाँ पे जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो इसका सिंपली मतलब ये है कि चार्ज 0 हो तो DA 0 होगा, रो 0 होगा। तो जब ये रो 0 होगा तो इसका मतलब है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा, और तब 0 होगा जब एक सरफेस में हमारे पास चार्ज 0 हो, देन द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। अब इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, देखें सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, सही है। अब इसको गौर से समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्लस Q से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह ओरिजिनेट हो रही हैं, सही है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है हमारे पास। तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें इस चार्ज के इर्द गिर्द अकॉर्डिंग टू गॉस
अगर इस चार्ज के इर्द गिर्द में एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस एज्यूम करूं, जिसको समटाइम्स नहीं बल्कि इसको हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब ये एक क्लोज सरफेस होता है, रिमेंबर दिस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, 3 डायमेंशनल सरफेस जो हम अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जो हम मैथमेटिकल वर्क करते हैं तो उसमें ये हमारे पास बहुत हमारे ईज़ में बहुत ईजीली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इसका मतलब क्या है, अब इसको ज़रा समझे डाइवर्जेंस। अब देखें ये आप कह सकते हैं कि ये वही पॉइंट है जिस तरह सी में मैंने आपसे कहा, दरिया में जब हमने साडस्ट लगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ चार्ज मौजूद है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट हो रही है। और पॉजिटिव चार्ज को हम कह सकते हैं सोर्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ सोर्स। और देखें जब मैंने क्लोज सरफेस ड्रॉ किया, इस क्लोज सरफेस में हमारे पास टोटल चार्ज मौजूद है, ये है हमारा टोटल चार्ज, तो उसका जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा, इस वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका हमें डाइवर्जेंस में मिल जाएगा कि ये कितना डाइवर्ज हो रहा है, यानी इसमें जितना चार्ज मौजूद है वो चार्ज डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखें वो स्फीयर में इनक्लोज है, ये एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, तो उस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम और जितना चार्ज उसमें इनक्लोज है, अगर चार्ज यहाँ पे ना हो तो जब चार्ज नहीं होगा यहाँ पे तो ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तो डाइवर्जेंस इसका 0 होगा। लेकिन चूंकि ये चार्ज इनक्लोज कर रहा है इसलिए इसका डाइवर्जेंस 0 नहीं है, और इसका डाइवर्जेंस हम लिख सकते हैं इट्स डाइवर्जेंस इज इक्वल टू बाय एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। सही है, पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं दिस इज पॉजिटिव, यानी इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इट एक्ट्स लाइक अ सोर्स, इट एक्ट्स लाइक अ सोर्स, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, इट एक्ट्स लाइक अ सोर्स। अब एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इसका उलट हम लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इस पे टर्मिनेट होते हैं, ये हम जानते हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं। सो दिस मस्ट बी अ सिंक, इसको हम फिर एक और टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं सिंक, SINK। सिंक की जो लफ्जी मानी है उसका मतलब है डूब जाना। और क्या डूब जाना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल द पॉजिटिव चार्ज इज अ सोर्स एंड द नेगेटिव चार्ज इज अ सिंक। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एक गॉसियन क्लोज सरफेस जो होता है वो ड्रॉ करूँ, अगेन यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। अच्छा रिमेंबर यहाँ पे जो हमारे पास डाइवर्जेंस था इस पॉइंट से ये स्प्रेड हो रहा है, सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो आप कह सकते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देता है, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज, देखें इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट के अलोंग आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये कोई चार्ज भी इनक्लोज कर रहा है, तो इसका जो डाइवर्जेंस है वो हमारे पास इक्वल है रो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पर। तो नेगेटिव चार्ज इनक्लोज कर रहा है डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो ये है सिंक और ये है सोर्स। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो फिर हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये है नेगेटिव डाइवर्जेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पॉइंट के इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और इस पॉइंट से जा रहे हैं, तो दिस वाज पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड दिस वाज नेगेटिव डाइवर्जेंस, दिस वाज नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये है सिंपल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गाउस लॉ। कि गाउस लॉ हमें क्या कहता है, सिंपली जितना चार्ज इनक्लोज है एक क्लोज सरफेस में उससे हमें कितना फ्लक्स मिलेगा। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द गाउस लॉ।